So good morning everyone and first of all कि आपको पता रहेगा कॉलेज इज अबाउट टू स्टार्ट आई मीन सारे लेक्चर्स नहीं होंगे बट इट माइट पॉसिबल कि वीकली एक आध बार कोई एक प्रैक्टिकल के लिए या ऐसे कॉलेज माइट कॉल यू एंड इन 2 months देयर माइट बी चांसेस कि आपके जो एग्जाम्स रहेंगे दे गोइंग टू बी अ फिजिकल एग्जाम सो मैंने आपको ये हम लोग ने लेक्चर आई मीन ये सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था हम लोगों का ये सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था बी रेडी फॉर द सरप्राइज इट माइट पॉसिबल कि आपके जो रेगुलर एग्जाम्स है वैसे रेगुलर एग्जाम्स हो सकते हैं सो ऑनलाइन एग्जाम से ज़्यादा चांसेस है आपके रेगुलर एग्जाम होने के। अब जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा एट द एंड हम लोग जो यूनिवर्सिटी पेपर्स है वो यूनिवर्सिटी पेपर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिसमें आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और रिटर्न आंसर्स आपको कैसे देना है। सो अब तक हम लोगों का जो हैबिट हो गया है लास्ट 2 सेमेस्टर में कि हम लोग एमसीक्यूज मार्क करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम जो दे रहे हैं हम लोग कॉलेज से दे रहे हैं जो इवेल्युएट हो रहे हैं पेपर्स वो कॉलेज में हो रहा है। टीवाई का पेपर भी कॉलेज में ही इवेल्युएट हो रहा है। तो आपको एक्सटर्नल्स फेस करने नहीं मिला है। पेपर्स जब बाहर कहीं पे जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है वो नहीं पता है अभी। तो ये प्रॉब्लम है सो मेक श्योर फर्स्ट थिंग आपके जब रिटर्न एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे स्तुति कॉलेज इज ऑटोनॉमस बट नॉट फॉर टीवाई। आपका मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ही सिलेबस है। ऑटोनॉमस जो हुआ है वो एफआई एंड एसवाई हुआ है मतलब वहां पे अभी ये कंसेप्ट चालू हुआ है। तो आप जो है आपके जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए जो पैटर्न होगा वो सेम यूनिवर्सिटी का ही फॉलो होगा। Sir, but starting mein ma'am had said that autonomous will apply to us as well. That's why we are following all the different kind of rules which have come up in autonomy. Otherwise, we would be having just simply two exams. That is, one is internals and one is the final exam. हाँ हाँ बट आपका सिलेबस ये वो जो भी है पेपर पैटर्न जो भी है वो एग्जैक्टली मुंबई यूनिवर्सिटी का जैसा होगा वैसा ही है। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा कोई लिबर्टी मिलने वाला है। ऑटोनॉमस में ऐसा होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी से 2 रूल ज़्यादा आपके ऊपर होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ ठीक सर है। सिलेबस और पेपर का पैटर्न वही रहेगा बट टीचर्स विल बी सेटिंग अ पेपर ना दैट्स लाइक हाँ लेकिन बेसिकली डायरेक्टली वैसा नहीं होता है। अलग से दूसरे प्रोफेसर्स कॉल होते हैं जैसा यूनिवर्सिटी में पैटर्न होता है वैसा ही होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि एवरीथिंग आपको पता रहेगा या वी नो एवरीथिंग और मैं आपको इम्पोर्टेंस दूंगा और वो ही आएगा ऐसा नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर पैटर्न फॉलो करें और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पेपर चेकिंग जो होगा वो ऑनलाइन होता है हम लोगों के। सो रिमेम्बर आप जब अगर पेंसिल से कोई डायग्राम बनाते हैं या एकदम वो पिन पॉइंट वाले पेन यूज करते हैं वो दिखते नहीं है। एवरी टाइम दिस प्रॉब्लम अपीयर्स। सो मेक श्योर वो आप प्रॉपर करो। सेकेंड थिंग क्वेश्चंस के सब क्वेश्चन साथ में लिखने हैं। हम लोग स्कूल से बताते हैं बोर्ड एग्जाम्स चालू होते हैं तब से हम लोग बताते हैं कि क्वेश्चन ए के अगर 3 सब क्वेश्चन है A B C तो आपको तीनों साथ में ही रखने हैं। अगर वो और कहीं पे बाद में आप लिखते हो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है एंड समटाइम्स अगर वही सेम आंसर अगर आपने सीक्वेंस में लिखा रहता उसके मैं आपको 4 मार्क देता। अगर मैं आपको दूंगा स्टार्टिंग में अगर लिखा रहता उसके जगह पे आपने लास्ट में उसको ऐड किया है एंड अभी यू आर अननेसेसरीली इंक्रीजिंग माई बर्डन। तो जहाँ पे मैं आपको 4 या 5 मार्क्स देने वाला था उसके जगह पे आई जस्ट कट शॉर्ट इट टू 2 मार्क्स बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड दैट गेटिंग। सो ये वे में मत करो। एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा मॉडरेटर के लिए जितना इजी होगा उतना आपके लिए आपके मार्क्स जो है उतने और प्रॉपर आएंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस पैटर्न। और यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो एग्जैक्ट सेम फॉलो करना है। पॉइंट बाय पॉइंट मैनर में आंसर्स लिखने हैं। आप बड़े पैराग्राफ लिख के इफ़ यू एक्सपेक्ट कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े पैराग्राफ लिखने का मतलब है आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है दैट्स व्हाई यू हैव एडेड सो मेनी स्क्रैप थिंग्स दे जो आपको नेसेसरी नहीं है। यू हैव एडेड ऑल द गार्बेज दे। तो गार्बेज चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और उसका आपको
2 पेज भर के भी अगर बड़े बड़े चीज़ें आपने लिखे रहेंगे उसके 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे. सो मेक श्योर यू राइट योर आंसर इन पॉइंट मैनर. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट करना है. Diagrams as and when required, diagram should be there in support of your answers. That is very 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 much required. ठीक है. So there are high chances कि आपका written regular exams हो सकते हैं. Okay, now we'll start with our original जो हम लोगों का syllabus है वही. So as you can see, Unit 3 start किया था हम लोगों ने. फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. जैसे हम लोगों ने अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यूनिट टेस्टिंग फोकस वेरिफिकेशन एफर्ट्स ऑन स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड कंपोनेंट्स. यूनिट टेस्ट क्या होता है हम लोगों ने देखा था. मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीजें जो है वो टेस्ट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट केसेस विच आर रिटन फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट और दैट स्पेसिफिक यूनिट. और उसका रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मैच हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे. सो अगर एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर मैच कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने जो भी कुछ बनाया हुआ है वो प्रॉपर है, अप टू द मार्क है, अप टू द एज पर द एक्सपेक्टेशन है. तो आप कस्टमर के साइड पे इसको वापस फाइनल टेस्टिंग होने के बाद में इजीली हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं. एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा. यूनिट टेस्ट कंसिडरेशन में क्या बोला है, मॉड्यूल इंटरफेस इज टेस्टेड टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम. फ्लो इन है, बराबर है. Then local data structure is checked to ensure that the data stored temporarily remains its integrity. Integrity मतलब correctness of the data. This is very important. So यहाँ पे आप देखो कि करेक्टनेस ऑफ डेटा मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अगर अपने कोई डिटेल एंटर कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक किए. नाउ जो मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर रहा हूँ मैं, उसका सपोज जो टोटल है वो है 1555.50 पैसा. तो अब यहाँ पे इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन फॉर दिस अमाउंट. इट शुड नॉट बी 1560, इट शुड नॉट बी 1556. जो अमाउंट बोला है वो ही एग्जैक्ट रहना चाहिए. आप देखो कि आप अगर ऑनलाइन बिल पे करता है ना, तो कभी कभी आपका अमाउंट जो है वो पैसे में रहता है, लाइक 200 रुपीज, 210.25 पैसे, या 10 पैसा, या 30 पैसा, या 75 पैसे. अब नॉर्मली हम लोगों के पास 25 पैसे या 50 पैसे आज के टाइम पे मिलता ही नहीं है, वो तो फिजिकल वर्ल्ड में से वो गायब हो गया. लेकिन जब अगर मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये ऑप्शन है. रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फिजिकली अगर पे कर रहे हो तो आपको 75 पैसे 50 पैसे ज़्यादा ही पे करना है. लेकिन अगर आप फिजिकली पे करेंगे तो वो तो जाएगा ही, क्योंकि आपके पास 25-50 पैसा का कोई एक कॉइन नहीं है, ना कोई वो एक्सेप्ट करता है. लेकिन वर्ल्ड में ये पॉसिबल है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये पॉसिबल है. तो वैसे ही एग्जैक्टली सेम वे अगर मेरा कोई अमाउंट अगर वैसा है, तो अगर फिजिकली मैं अगर लूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर सपोज 200 रुपीज एंड 35 पैसे है, तो अब 35 पैसा मेरे पास चेंज तो होगा नहीं, तो या तो मैं 200 रुपीज दूंगा या 201 दूंगा, 200 के ऊपर 1 रुपया और दे दूंगा. तो अब वहां पे क्या हो रहा है, 65 पैसे ज्यादा जा रहा है. अब जब हम लोग फिजिकली अगर डील कर रहे हैं तो हम लोग को 65 पैसे का फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आप देखो कि अगर मैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अदानी है, तो अब उसके पास सिर्फ अगर मुंबई के ही हम लोग अगर देखेंगे, तो मुंबई के ही आप समझ लो कि चलो 1 करोड़ लोग हैं. अब 1 करोड़ लोगों के पास अगर मैं हर किसी के पास अगर 50 पैसे भी अगर ज्यादा लेता हूँ, तो मतलब मेरा 50 lakhs का प्रॉफिट हो गया. समझ में आ रहा है, मैंने 50 पैसा एक्स्ट्रा लिया है. तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन पेमेंट में इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं. सो इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन मतलब मैंने कुछ टेम्पररी डेटा एंटर किया है, वो टेम्पररी डेटा क्या है, द अमाउंट ऑफ माई बिल पेमेंट, तो इट शुड बी रिमेन्स द सेम. वो राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए. राउंड ऑफ होने का मतलब है कि मैं आपके पास से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ.
हाँ, अगर मेरा 200.35 पैसे और वो 200 पे राउंड ऑफ हो रहा है तो मुझे चलेगा, लेकिन 35 पैसे का लॉस कंपनी बेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे 35 पैसे अगर वो 1 लाख लोगों के अगर डिडक्ट करेगी तो वो 35,000 हो गया, बराबर है। वैसे अगर और लोगों का करेगी तो वो 3.5 लाख होगा, 3.5 करोड़ भी हो सकता है धीरे धीरे। तो कंपनी बेयर नहीं करता अगर इतना छोटा अमाउंट, क्योंकि जब हम लोग ऐसा छोटा अमाउंट अगर बहुत सारे कस्टमर्स का अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस कंसिडर होता है। और वैसे ही ऐसा छोटा छोटा अमाउंट अगर बहुत सारे कस्टमर का अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, सो उसका भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज अबाउट टिकट बुकिंग। अब देखो, बिल पेमेंट में तो चलो अगर मैंने 10 रुपया ज्यादा भर दिया, नेक्स्ट बिल साइकिल में वो एडजस्ट होके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ तो वो मंथली साइकिल थोड़ी चल रहा है, गेटिंग उसमें मेरा कोई नेक्स्ट बिल में या नेक्स्ट टिकट के अंदर कहीं पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होना। तो अब वहां पे अगर मेरे टिकट्स का अमाउंट जो है, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली मेरे टिकट्स जो है वो 1000 रुपीज है पर टिकट। अब उस पे अगर हम लोग चार्जेस इंक्लूड करते हैं, टैक्सेस या जीएसटी जो भी आप बोलो, वो अगर इंक्लूड कर रहे हैं, और वो इंक्लूड करने के बाद में मेरा जो चार्जेस हो रहा है वो सपोज हो रहा है 1175 पैसे। तो अब वो 75 पैसे आपका वो जो अमाउंट है, इट शुड रिमेन एज इट इज, दैट्स द इंटीग्रिटी, गेटिंग। क्योंकि अगर वो 1116 हो गया, मतलब मैं 25 पैसे ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, है ना। अब ऑनलाइन पेमेंट में मैं एग्जैक्ट वो अमाउंट क्यों नहीं भर सकता, दैट इज द मेन थिंग। अगर मैं फिजिकली दे रहा हूँ तो वो टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई मैं 25 पैसे ज्यादा भरूंगा, याद रखो। और ये हर जगह पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, बाउंड्री कंडीशंस आर टेस्टेड टू मेक श्योर दैट द मॉड्यूल ऑपरेटेड प्रॉपरली। बाउंड्री वैल्यूज क्या रहेंगे, मैंने आपको बताया था, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। वही सेम डायग्राम्स हम लोग देख लेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा डायग्राम देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था वी हैव इक्वल, सॉरी, वैलिड एंड इनवैलिड पार्टीशंस, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि आपका जो पासवर्ड है इट शुड बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स एंड लेस देन 10 कैरेक्टर्स। सो वो टाइम पे क्या होगा, अगर आपका पासवर्ड अगर 6 कैरेक्टर्स तक नहीं जा रहा है, मतलब 5 कैरेक्टर से बड़ा नहीं है, देन इट विल कंसिडर एज इनवैलिड। 10 से ज्यादा अगर कैरेक्टर्स हो रहे पासवर्ड में, स्टिल इट इज इनवैलिड। सो वैलिड पासवर्ड्स कौन से रहेंगे, जो 6 to 10 कैरेक्टर्स के बीच में ही आता है। और उसके साथ अगर आज के टाइम का पैटर्न अगर हम लोग समझे, तो आपको क्या बोलता है आज के टाइम पे, आज आपका जो एक पासवर्ड होगा उसमें कंपलसरी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी दैट विल कंसिडर्ड एज वैलिड। एल्स हम लोग यहाँ पे इनवैलिड पार्टीशन में उसको डाल देंगे। सो ये जो हम लोगों ने पार्टीशन बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। या फिर ये जो बाउंड्री हम लोग बना रहे हैं कि ओके 6 पे जो अगर आएगा कुछ तो वो वैलिड पार्ट में आ रहा है, और 6 के पहले जो आ रहा है वो इनवैलिड है। मतलब ये यहाँ से मेरा बाउंड्री चालू हो रहा है, तो ये मैंने बाउंड्री बताया हुआ है। सो दैट इज द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था। इफ यू डोंट रिमेम्बर, आप जाके वापस एक बार वो सेम लेक्चर रिवाइज कर लेना। सो अब देखो यहाँ पे आपको सेम चीज बोला है, all independent basic paths through the control structure are exercised to ensure that all statement in the module have been executed at least once. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपका जो कोड हम लोगों ने लिखा है ना, वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट ओपन दैट। हम लोगों ने वो पहले एक बार ये सेम टॉपिक किया था, एनीवन रिमेम्बर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट वैल्यू रेशियो।
नहीं, कौन सा वाला सर, कौन से पॉइंट जहाँ पे अगर मेरा एक फॉर लूप है तो उसमें सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, हम लोग अलग अलग डेटा एंटर करके चेक करेंगे ना। क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताओ। सर समझा नहीं, आई डिडंट गेट द पॉइंट। कौन सा वाला? अभी पीडीएफ जो हम लोग देख रहे हैं ना, पीडीएफ आपके सामने विजिबल है। हाँ हाँ यहाँ सर। पे ये देखो, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, ये थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल इंडिपेंडेंट पाथ्स। आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर में सारे जो इंडिपेंडेंट पाथ्स है वो सारे वेरीफाई होने चाहिए। क्या है इसका मतलब? कैसे वर्कआउट होगा वो? सर प्रोग्रामिंग में तो डू व्हाइल जब यूज करते तब होता है। हाँ, ये सेम चीज हम लोगों ने देखा था, एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो, यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, लेट्स लेट्स लुक एट दिस वन फॉर नाउ। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव डिफरेंट पाथ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक स्ट्रेट कोड है तो उसमें क्या होगा, इनपुट डालूंगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, आउटपुट मिल जाएगा। अब दूसरा मैं इफ देन वाला बोल रहा हूँ, तो इफ देन कंडीशंस अगर डाले मैंने, एल्स वाला पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, इफ कंडीशन इज दिस, ये आउटपुट होगा। इफ कोई कंडीशन नहीं है, ये आउटपुट होगा। सो ये क्या हो गया, दो पाथ हो गए, एक ये वाला पाथ हुआ और एक स्ट्रेट पाथ हुआ। देन इफ देन एल्स में क्या होगा, इफ कंडीशन इज दिस तो यहाँ पे जाएगा, इफ कंडीशन इज दिस तो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो पाथ हुए, एक ये वाला हुआ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड हुआ। देन ये लूप चल रहा है, तो लूप के अंदर क्या होगा, जब तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये सेम लूप जो है वो घूमते रहेगा। दिस इज अनदर पाथ। देन केस स्टेटमेंट के अंदर वी हैव मल्टीपल पाथ। अगर आपका केस, अगर फर्स्ट केस अगर सेटिस्फाई होता है तो ये पाथ फॉलो होगा, सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पाथ फॉलो होगा, थर्ड सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पाथ फॉलो होगा, फोर्थ सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पाथ, एंड फिफ्थ सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पाथ। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा टेस्ट डेटा फॉलो करना है जिससे आप ये मैक्सिमम जो भी अलग अलग हम लोगों के कोड है वो सारे कोड आप प्रॉपरली फॉलो कर सको। ये वे का आपको पाथ बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं पाथ बोलूंगा तो फर्स्ट पाथ इसके अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पाथ कौन सा आएगा, 1 7 5 6। थर्ड पाथ कौन सा आएगा, 1 8 5 एंड 6। इसको छोड़ के डू यू फाइंड एनी अदर पाथ? नहीं है, इतने ही पाथ है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो आपको कोड के साथ में दिया है, इफ ए इज 50 देन इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी इक्वल है, एल्स ए और सी इक्वल है, एंड इफ प्रिंट है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कितने पाथ रहेंगे, 1 6 7, दैट्स वन पाथ। 1 2 3 5 6 7, दैट्स अनदर पाथ। देन 1 2 4 5 6 एंड 7, ये और एक पाथ हो गया। तो आपका जो टेस्ट कवरेज जो हम लोग बोलते हैं, टेस्ट कवरेज का मतलब है ये जो भी सारे अलग अलग पाथ प्रोवाइडेड है हम लोगों के कोड में, वो सारे आपको यहाँ पे कंप्लीट आने चाहिए, वो सारे आपको कवर करने होते हैं। ये वे में हम लोग टेस्ट करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम चीज इज गिवन हियर एज वेल। दिस इज व्हाट वी मीन बाय पाथ। ये एक क्लियर पिक्चर है। तो आप देखो बेसिक पाथ आपको क्या बोला है, ये हम लोग का कोडिंग है, इसके अंदर हम लोगों ने इफ एल्स, स्विच केस, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर कंडीशन, कोई तो कंडीशंस डाले। तो हम लोग कोड जो है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पाथ क्या बोला है, 1 2 3 6 एंड 6 के बाद मेरे क्या बोला है, 7 है एंड 8 है। देन सेकेंड पाथ क्या बोला है, 1 2 3 5 7 एंड 8, 1 2 3 5 7 एंड 8। नेक्स्ट पाथ क्या होगा, 1 2 4 7 एंड 8, है ना। देन नेक्स्ट पाथ क्या हो सकता है, नेक्स्ट पाथ जो है वो बहुत बड़ा होगा, देखो पाथ 4 जिसमें वापस लूप में जा रहा है। सो सपोज मैं यहाँ पे आया, 1 2 4 5 7, वापस ऊपर गया, 2 3 5 7, वापस ऊपर गया, 2 3 6 7, वापस ऊपर जाता हूँ, या फिर ये फाइनल लूप करके मैं फिर 8 पे आ रहा हूँ।
सो ये सारे जो टेस्ट है, ये सारे जो पाथ है, ये आपको अपने कोड में एग्जीक्यूट करने आने चाहिए। और इसको हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्ट बोलते हैं, याद रखो, दिस इज व्हाइट बॉक्स टेस्ट, क्योंकि यूजर को पता नहीं है, जो अगर नॉर्मल डेटा एंटर करके अगर कोई टेस्ट कर रहा है, उसको नहीं पता है कि कितने पाथ आएंगे और 100% कवरेज हुआ या नहीं। ये किसको पता रहेगा? जिसने डेवलपमेंट किया है, सिर्फ उसी को पता रहेगा कि मैंने कितने कंडीशंस लिखे हैं तो कितने पाथ आएंगे और वो सारे टेस्ट पूरे हैं या नहीं। सेम यहाँ पे देखो, एक लाइव कोड डाल के आपको बताया हुआ है। तो वैसे ही एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का कोड जो है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे वहां पे कि आपने जो कोड एंटर किया है उसके बेस के ऊपर टेस्ट हुआ 100% कवरेज। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे ये डायग्राम से भी आप बहुत इजीली So, बता सकते हैं। ये जो भी डायग्राम्स है, ये सारे मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ। सो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये सेम आप यहाँ पे नोट कर लो एग्जाम के लिए। या एनी डाउट एनीवन? sir, actually your voice was cracking in between. So what were you saying? May you repeat that, sir? Like after मैं the explanation of the diagram, you said one key point. You said remember this. What was that point, sir? May you repeat that, please? हाँ, basically if we have this type of a code, so we supposed to I mean this is a white box testing। ये आपको यहाँ है, this is the type of white box जहाँ पे Yes. सारे टाइप के जो टेस्टिंग पाथ है वो हम लोग कवर करने की ट्राई करेंगे। सो अब सारे टेस्टिंग या सारे लूप्स प्रॉपरली कवर हुए या नहीं टेस्टिंग में, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैंने वो कोड डेवलप किया है तो ही पता चलेगा। सो अगर मैंने वो कोड डेवलप किया या उसका अगर इंटरनल आर्किटेक्चर या एल्गोरिदम का मुझे नॉलेज है, मतलब आई एम द डेवलपर साइड, तो व्हाइट बॉक्स टेस्ट होगा। एंड यहाँ पे आप ये जितने भी कंडीशन दिए है वो सारे अब अगर आप सक्सेसफुली टेस्ट करते हैं, दैट टाइम ओनली वी कैन से कि आपका जो टेस्ट है वो 100% आपने अपने सारे जो कोड है उस पर कवरेज आपका 100% हुआ है। तो टेस्ट कवरेज जो है वो ये वाला कंसेप्ट है। आप यहाँ पे अगर लास्ट पॉइंट देखेंगे ना, दिस इज व्हाट रिटर्न हियर, ऑल इंडिपेंडेंट पाथ या basic path through the control structure are exercised to ensure that all statements in the module have been executed at least once, so that कोई भी कोड आपका जो है वो अनएग्जीक्यूटेड ना रहे। और अगर ऐसा होगा तभी आप बोल सकते हो कि आपने प्रॉपर टेस्टिंग किया हुआ है। एंड उसके बाद फाइनली ऑल एरर हैंडलिंग पाथ, मतलब कहीं पे अगर मुझे पता है कि ओके ये टाइप का कुछ अगर डेटा एंटर करूंगा तो द चांसेस ऑफ एरर आर मोर, तो वो वाले पाथ जो रहेंगे जिसमें ज्यादा एरर के चांसेस है उसको मैं अलग से टेस्ट करूंगा, बिकॉज उसमें एरर आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो उसको वापस मुझे रीटेस्ट भी करना पड़ेगा या रिग्रेशन टेस्ट अप्लाई होगा। ओके, सो यूनिट टेस्ट अगेन वही सेम चीज दिया है। टॉप डाउन में हम लोगों ने क्या बोला है? टॉप वाले जो पार्ट है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। और ये मॉड्यूल आपके छोटे छोटे जो यूनिट्स है वो कंबाइन होके बनता है, सो उसको हम लोग स्टब्स बोलते हैं। ठीक है, दिस आर द स्मॉल, और ये यूनिट्स को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा एक मॉड्यूल बनेगा। और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल को कंबाइन करूंगा तो आपका एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनेगा। ठीक है, सो अब ये छोटे छोटे यूनिट्स को मैं इंटीग्रेट करके मॉड्यूल में ला रहा हूँ, और वो मॉड्यूल जो है उसको रन करने के लिए एक ड्राइवर है। जो ड्राइवर उसके इंटरफेस समझेगा और टेस्ट केसेस के बेस के ऊपर डेटा इंसर्ट करके टेस्ट करेगा। सिंपल है। और फाइनली जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट मैच हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करके बताएगा। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे ये डायग्राम अगर आप देखेंगे वही है। सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, ये आपका ब्लैक बॉक्स टाइप टेस्टिंग है जहाँ पे हम लोग बाउंड्रीज के वैल्यूज जो है वो एंटर करके चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में कोई बग तो नहीं है, या जब बाउंड्री के वैल्यू डाल रहे हैं तो वो एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। याद रखो, आपने सॉफ्टवेयर अगर बनाया हुआ है, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है डेवलपमेंट का, तो आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना ही पाएंगे। लेकिन मेन बग्स या एरर्स जो है ना वो ये बाउंड्री के वैल्यूज में ही आएंगे। तो अगर मुझे भी आपका सॉफ्टवेयर, अगर आप मुझे अगर बताएंगे फाइनल टीवाई का सॉफ्टवेयर बना हुआ, अगर मैं उसको इवेल्युएट करूंगा तो मैं वहां पे बेसिक सिंपल डेटा डाल के चेक नहीं करूंगा वेदर इट वर्क्स फाइन और नॉट, बिकॉज आपने अगर बनाया तो बेसिक डेटा पे तो वो वर्क करेगा ही करेगा। लेकिन मेन टेस्टिंग जो होगा वो कभी होगा जब मैं ऐसे बाउंड्रीज के वैल्यू इंसर्ट करके चेक करूंगा।
हाँ स्तुति, सब मॉड्यूल्स या फिर उसके भी जो सब मॉड्यूल्स रहेंगे दोज आर कॉल्ड एज स्टब्स। तो जब ये सब मॉड्यूल्स या उसके सब मॉड्यूल्स जिसको कंबाइन करके मैं वापस अपना एक मेन मॉड्यूल बना सकता हूँ, तो मेन मॉड्यूल कंबाइन क्रिएट करने के लिए जो जो पार्ट्स हम लोग साथ में इंटीग्रेट करेंगे दोज आर कॉल्ड एज सुपर वैल्यू एनालिसिस। क्या होता है बता दिया। अब ये क्या हेल्प करता है आपको, टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ बाउंड्री बोथ वैलिड एंड इनवैलिड डेटा डाल के हम लोग चेक करेंगे कि बाउंड्री के वैल्यू डाल के वो कैसे वर्कआउट होता है। अगर बाउंड्री के वैल्यू के ऊपर अगर वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हो रहा है, मतलब आपको आपके कोड के ऊपर और ज्यादा प्रॉपर वे में वर्क करने की जरूरत है। जैसे लास्ट टाइम अगर मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर किसी को फुल टाइम जॉब पे अपॉइंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, फुल टाइम जॉब के लिए वैलिड एज जो है वो क्या है, 21 ईयर्स से 60 ईयर्स तक। लेकिन अभी वहां पे मैंने क्या आपको क्या बोला कि अगर कोई एक पर्सन है जो अगर 17 ईयर्स का है और आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 1 डे वो सपोज 21 ईयर्स का होने वाला है, मतलब 20 ईयर्स का है, लाइक नॉट 17, 20 ईयर्स का है, और एक दिन के बाद में सपोज वो 21 ईयर्स का होने वाला है, तो आप वहां पे मैसेज क्या देंगे कि ओनली 21 ईयर्स एंड अबोव आर एलिजिबल, तो रजिस्टर हियर फॉर जॉब और फॉर इंटरव्यू वंस यू टर्न 21, ऐसा कुछ मैसेज डालेंगे हम। अब आप आईटी का जॉब की अगर बात करते हैं तो वहां पे आप देखो कि 1-2 महीने का, या कोई बड़ा कंपनी अगर है तो 3 मंथ्स तो आपका ट्रेनिंग चलता है, या फिर आप कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे है, या एक आपका जॉब जो है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर कभी कभी 3 to 6 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहता है। ओके, तो अगर इतना बड़ा मेरा ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, तो आप सोचो कि वहां पे इतना बड़े ट्रेनिंग ड्यूरेशन में मैं अगर किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ, जैसे आपको मैंने क्या बोला है कि 60 ईयर्स वाले जो पर्सन है दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फुल टाइम जॉब। तो अब अगर 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है और अगर मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ एज पर द सॉफ्टवेयर कंडीशन, कोई अगर 59 ईयर्स और 6 मंथ, मतलब अभी उसके रिटर्न के 6 मंथ्स ही बाकी है, वो टाइम पे अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपने मैंने जो कंडीशन बताया उसके हिसाब से तो वो एलिजिबल है। लेकिन अगर आप कंपनी के टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से देखोगे तो वहां पे हम लोगों को कंडीशन में चेंजेस करना पड़ेगा। गेटिंग, क्योंकि वहां पे मैं क्या बोलूंगा, मैं वहां पे ये ऐड नहीं करूंगा कि 60 ईयर्स तक के लोग जो एलिजिबल है, मैं वहां पे ये एंटर कर दूंगा कि 59 ईयर्स .6, 59.5 ईयर्स तक जो भी है दे आर एलिजिबल। उसके ऊपर अगर कोई है दे आर नॉट एलिजिबल, ये कंडीशन में मैं खुद से चेंज करूंगा। सो ये मुझे कभी पता चला जब मैंने बाउंड्री वैल्यू डेटा डाल के एंटर किया। मैं बोलूंगा कि भाई अभी अगर कोई कल अगर रिटायर होने वाला है, आज अगर वो फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब बाउंड्री के वैल्यू डाला मैंने, और वो टाइम पे मुझे पता चला कि कोई रिटायर होने वाला है, फिर भी आप उसको जॉब पे अपॉइंट करके ट्रेनिंग पे भेज रहे हो, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट, राइट। सो वो क्या हो गया, वो आपका डेटा जो है वो आपने लॉजिकली करेक्ट लिखा है, लेकिन आप अगर उसको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी ऐसे पर्सन को हायर नहीं करेगा जो 1 महीने में 10 दिन में ही रिटायर होने वाला है। गेटिंग, सो ये एक्सट्रीम एंड्स जो बाउंड्री के रहेंगे ना, वो एंटर करके आपको वेरीफाई करना है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है। तो बहुत बार आपका लॉजिक करेक्ट रहेगा, लेकिन जो वे में सॉफ्टवेयर आउटपुट जनरेट कर रहा है दैट इज डिफरेंट, और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। सो इन जनरल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक कम अंडर स्ट्रेस एंड निगेटिव टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्ट मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे कि एक्सट्रीम कुछ डेटा अगर आता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आता है, तो वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है ना। निगेटिव अगर वे में हम लोग चेक करेंगे कि कौन से डेटा जो है वो आपको अलाउ नहीं करना है ना, कौन से रॉन्ग या मिस्टेक वाले डेटा है, या कौन से करेक्ट डेटा नहीं है जिसको आप अलाउ नहीं करोगे, तो यही सब डाल के हम चेक करेंगे। और यही जो है ना, ये मेनली सबसे अच्छा क्विक एंड ब्रिलियंट वे है टू कैच द इनपुट एरर्स। सो टू सेव दैट टाइम एंड कट द टेस्टिंग प्रोसीजर, याद रखो हम लोग हर एक चीज डिटेल में टेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली
ये जो पार्टीशन करेंगे, इक्विवेलेंस पार्टीशन डालेंगे और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अप्लाई करके डायरेक्टली चेक करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल दिया है, कंसिडर द टेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट टेक्स ए इंटीजर रेंजिंग बिटवीन -100 to +100. In such, three sets of valid equivalent partitions are taken, which are negative range, that is -1 to -100, बराबर है, 0 आएगा, एंड +1 से लेके 100 तक का, ये आपके 3 रेंज आएंगे। अगर -100 के ऊपर अगर मेरा कोई नंबर है देन दैट इज इनवैलिड, या +100 के ऊपर कोई नंबर है तो वो भी क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो वैलिड रेंज कौन सा होगा, -100 से +-1, दैट्स फर्स्ट रेंज, 0 दैट इज सेकेंड रेंज, एंड +1 to +100 दैट इज थर्ड रेंज। तो ये आपके 3 अलग अलग रेंज के हम लोग डेटा बता रहे हैं, पॉजिटिव डेटा, निगेटिव डेटा, और जो सर्टेन डेटा जो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो ये हम लोग मेंशन करने के टाइम पे ये 3 रेंज मेंशन करेंगे। तो ये तीनों रेंज में अगर डेटा मेरा आ रहा है तो वो वैलिड कंसिडर होगा। ये तीनों रेंज के बाहर कोई डेटा जा रहा है तो वो इनवैलिड कंसिडर होगा। सो ईच ऑफ दिस रेंज हैज मिनिमम मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे -100 जो है ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, -1 जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये दिया हुआ है, 0 का तो कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं आएगा। +1 में मिनिमम क्या आएगा, प्लस मैक्सिमम क्या आएगा, प्लस है ना। सो उसमें भी आपका लोअर रेंज है ना अपर रेंज है। देखो यहाँ पे -100 इज द लोअर। हेलो, सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है, स्क्रीन आगे पीछे बहुत वो स्लो चल रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, I hope now my voice is clear. Hello. यस सर, कंपैरेटिवली इट्स बेटर। हाँ, ओके। सो यहाँ पे वही है, आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। सो उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम लोअर लिमिट का वैल्यू इंसर्ट करके देखना है हाउ योर सॉफ्टवेयर बिहेव्स, एंड एक्सट्रीम अपर लिमिट एंटर करके देखना है देन आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे वही दिया है, while टेस्टिंग दिस वैल्यू वन मस्ट सी दैट व्हेन द बाउंड्री वैल्यू फॉर ईच पार्टीशन आर सिलेक्टेड सम ऑफ द वैल्यूज ओवरलैप होंगे, and so the overlapping values are bound to appear in the test conditions. ओवरलैपिंग कौन से रहेंगे, -1 से 0, ये दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, एंड 0 से +1 ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। सो ये ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग वैल्यू आ गया। तो आपको वो ओवरलैपिंग या बाउंड्री के जो वैल्यूज है वो एंटर करके आउटपुट अपना चेक करना है। So test cases for the input box that accepts the integer range क्या कौन सी है, थ्रू बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो इसके लिए हम लोग सिमिलर टाइप का टेस्ट डेटा जनरेट करेंगे, जहां पे मैं क्या करूंगा, डेटा कुछ एंटर करूंगा, नंबर कुछ एंटर करूंगा जो यही रेंज में हो, है ना। या फिर बाउंड्री के डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे। देखो बाउंड्री के डेटा मतलब -100 तक का मेरा मैक्सिमम रेंज है, तो मैंने यहाँ पे -101 डाला। अब ये तो बहुत सिंपल है। मैं अगर एक कंडीशन लिखूंगा कि एक्सेप्ट ओनली दोज नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 100, तो वो टाइम पे तो ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा, जब अगर आपके नंबर्स जो है वो पर डेसिमल पॉइंट में आएंगे। सॉरी, डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या है, 100.001 या 100.01। तो वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट, वो मेन बात है। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100.30 है, तो टाइम पे इफ इट एक्सेप्ट्स दिस, इसका मतलब है कि आपका कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि 100.30 इज ग्रेटर देन 100। सो वो टाइम पे अगर वो डेटा या वो नंबर अगर एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स आपका जो लॉजिक है वो रॉन्ग है। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे उसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वो अभी मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप बाउंड्रीज के वैल्यू डाल के अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू अलग अलग टेस्ट केसेस बना के ये सेम चीज ट्राई करेंगे। एडवांटेज
ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के क्या बोला है, बाउंड्री वैल्यू टेक्निक ऑफ अ टेस्टिंग इज क्वाइट इजी टू यूज एंड रिमेंबर बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, आइडेंटिफाई द टेस्ट केसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब मैं वापस आपको एक एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो टेस्टिंग के लिए कैसे वर्कआउट होगा। सो यहाँ पे देखो आपको ये जो साइट है इसके ऊपर ये सेम दिया हुआ है। एग्जाम में रिमेंबर यू सपोज टू राइट एनी सच स्मॉल एग्जाम्पल कोड और उसके साथ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया हुआ है, कोई भी एक डमी फंक्शन है, आप कोई भी ऐसा कोड डालेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा कोडिंग लिखना ही है। यू कैन जस्ट राइट फॉर लूप है दैट इज ऑन स्टेप नंबर 2, देन इफ कंडीशन है दैट इज ऑन स्टेप 3, देन फोर्थ के ऊपर वो इफ कंडीशन के अंदर के कुछ स्टेटमेंट है 5 6 7, है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये वे में उसका पाथ कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोग का फर्स्ट पाथ कौन सा होगा, 1, सेकेंड के ऊपर आपका इफ कंडीशन है तो इफ दिस इज ट्रू तो 3 पे जाएगा, और ये भी ट्रू है तो 4 पे जाएगा, बराबर है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सो देखो मेरे पास फर्स्ट जो यहाँ पे पाथ बोला है वो कौन सा है, 1 2 5 7, तो 1 2 5 एंड 7। देन नेक्स्ट पाथ क्या बोला है, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6, और उसके बाद अब वो क्या कर रहा है, वापस ऊपर जाएगा और फिर वो वापस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली 6 से यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो अगर 1 2 5 6 वापस ऊपर गया एंड देन यहाँ पे 7 पे आया, तो अभी ये 5 ऑलरेडी आया हुआ है तो उसको मैं वापस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके 6 है तो 6 से फिर वो वापस कहाँ पे जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है। सो यहाँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट डिफाइन कर दूंगा। देन 1 2 3 2, 1 2 3, ये अभी देखो ट्रू है, वापस फॉल्स हुआ तो ऊपर जाएगा। देन वापस वहां से नीचे आ रहा है, या फिर यहाँ से वो 5 पे जा रहा है। सो वी है मल्टीपल सच पाथ। तो आपको जो टेस्ट केस लिखना रहता है ना, वो उसमें हम लोग लूप के अंदर भी ऐसे ही अलग अलग पाथ फाइंड करके उसके टेस्ट केसेस लिखते हैं। सो अगर ये टेस्ट केस अगर आपने प्रॉपरली लिख दिया तो ही आपको पता चलेगा कि कौन से चीजें टेस्ट हुए हैं, कौन सा कोड जो है आपका टेस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, याद रखो इसको आप ब्रांच टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ब्रांच टेस्टिंग, जिसके अंदर हर एक पॉसिबल ब्रांचेस जो है वो हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, रीड ए एंड बी, देन इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे जाएगा ट्रू है। अगर फॉल्स है तो फिर कहाँ पे जाएगा, ये आपको अलग अलग एरो बताया हुआ है, गेटिंग, और वो एरो के हिसाब से यहाँ पे हम लोग का जो टेस्टिंग है वो होगा, और रिजल्ट क्या आएगा वो यहाँ पे बताया। अब देखो यहाँ पे भी आपको सेम वे में दिया है, वी हैव विच मेनी पाथ या कवरेज, कौन से पार्ट को आपको कवर करना है वो बताया। तो 1A 2C 3D E 4G 5H, ये आपका फर्स्ट पाथ हो गया। सेकेंड 1A 2B E 4F, ये आपका सेकेंड पाथ हो गया। तो इसके हिसाब से आपको बाकी के टेस्ट करना है। एरो अगर निकाल दोगे तो आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने में और इजी पड़ेगा। सो ये वे में आप यहाँ पे बता देना। तो दिस इज ऑल्सो, सॉरी, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल जो आप मेंशन। सो एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सिंपल है। एडवांटेज मतलब बहुत इजीली हम लोग हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। तो आपका यूजर एंड पे जब अगर हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो वहां पे ऐसे कोई बड़े बग्स या एरर जो है वो वहां पे आपको मिलेंगे नहीं। डिसएडवांटेज ये है, हर एक चीज अगर हम लोग कवर करने की ट्राई करेंगे तो आपका टेस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। अब सॉरी, आप देखो कि हम लोगों ने एक छोटा सा कोड देखा तो वहां पे ही आपको कितने सारे पाथ मिले। अब इसके हिसाब से अगर मेरा एक बड़ा कोड रहेगा जैसे रिजल्ट जनरेशन या ऐसा कोई, तो उसमें आप सोचो कि आपके कितने पाथ रहेंगे और ऐसे कितने सारे आपके कोड रहेंगे, और वो सब में अगर हम लोग ये 100% पाथ कवर करने की ट्राई करेंगे, देन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है आपके सॉफ्टवेयर अगर क्रिटिकल टाइप के है, दैट टाइम इट वर्क। सॉफ्टवेयर अगर क्रिटिकल टाइप के नहीं है
देन इतना ज़्यादा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना आपके लिए, आपके सॉफ्टवेयर के लिए क्या होगा, अननेसेसरीली आपका टाइम, एफर्ट्स एंड पैसा दोनों उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज रॉबस्ट बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग. सो अब रॉबस्ट में क्या बोला है, इन रॉबस्ट सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड बाय गिविंग इनवैलिड values as inputs. Robustness testing is usually done to test exception handling. याद रखो, आई होप हम लोगों को पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है ना. रन टाइम एरर्स आते हैं, उसको हैंडल करना मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोगों का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे कैल्सी का पहले भी एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है हम लोग के पास जिसमें हम आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस कैलकुलेटर. अब ये कैलकुलेटर के अंदर इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट समथिंग, बराबर है, मैं अगर ये यहाँ पे अगर डिवाइड बाई 0 करूंगा, सो ये क्या आ रहा है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आ रहा है ना, वेयर इट स्टेट्स दैट डिवाइड बाई 0 इज नॉट अलाउड और वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय अ 0. सो ये क्या हो गया, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो अगर यहाँ पे जो एरर जो आ रहा है वो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर का जो कोड लिखा हुआ है वो कोड रॉन्ग नहीं है, बराबर है, लेकिन मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहाँ पे यूजर जो इनपुट दे रहा है उसमें. अब कैलकुलेटर अपना सारा कैलकुलेशन प्रॉपर ही करेगा, ये देखो यहाँ पे वो सारा कैलकुलेशन जो अपना प्रॉपर ही कर रहा है, बराबर है, लेकिन अब प्रॉब्लम कब आएगा, जब मेरे साइड से रॉन्ग इनपुट जो है वो जाएगा. अगर रॉन्ग इनपुट अगर जा रहा है तो वो टाइम पे वो क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग इनपुट अगर दूंगा तो यहाँ पे कोई एक मैथमेटिकली कोई एक कंडीशन अगर अलाउड नहीं है ना, वही टाइम पे वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या बताएगा, एरर बताएगा, क्योंकि we cannot divide any number by 0, so that is an exception. So exactly same way जब अगर हम लोग कोई दूसरा व्हाट वी से अगर कोई दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे, जहाँ पे हम लोग सपोज लॉग इन कर रहे हैं और लॉग इन में अगर हम लोग बोल रहे हैं ओनली 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड, या फिर आप ऐसे टाइप का कोई डेटा एंटर नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे भी हम लोग सेम वे में अगेन वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई करेंगे. सो आई होप एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, रन टाइम कोई अलग अलग जो एरर्स जनरेट होते हैं और उसका रीजन क्या होगा, कोई डेटा जो है या इनपुट जो है वो प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं है, बिकॉज ऑफ विच कोई तो ऐसा एक एरर जनरेट हुआ. सो यहाँ पे वही दिया है, रॉबस्ट बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग ऑन 3 वेरिएबल्स द रेंज ऑफ 0 to 100, 20 to 60 एंड 80 to 100. ये आपका रेंज है और उसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे. तो टेस्ट केस 1 में क्या बोला है, टोटल टेस्ट केस. टेस्ट केसेस का मतलब क्या है, हम लोगों को पता है एक एक्सेल फाइल बनाते हैं जिसमें टोटल कैसा कैसा इनपुट्स डाल के कौन से पार्ट को टेस्ट करना है उसका डिटेल देते हैं हम लोग. So number of variables multiply with number of test point without nominal plus 1 for a nominal one. Now this test points are minimum नेगेटिव, मिनिमम आएगा पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम, यही सब आएंगे. सो हम लोग हर एक टाइप के डेटा एंटर करके यहाँ पे बेसिकली ट्राई करेंगे, चेक करेंगे. सो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे मैथमेटिकली या इक्वेशन पैटर्न में उन्होंने लिख के दिया हुआ है. सो आप ये एक इक्वेशन टाइप में एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ही लिखना है, ऐसा ही कोई एग्जाम्पल देना है, आप सिंपल वे में भी बता सकते हैं. सो लॉजिक में क्या है, व्हेन वी मेक टेस्ट केस वी विल फिक्स द नॉमिनल वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड चेंज द वैल्यू टू अ third variable. For example, we will fix nominal value of x and y and make a combination of this value with each value of z variable. So कुछ तो हम लोग अलग अलग इनपुट डेटा, इन शॉर्ट वी आर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट केस, वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. और मैंने आपको जो अलग अलग एग्जाम्पल्स बताया वो सेम आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो. तो ये वाला अगर आप नहीं भी लिखोगे वो वाले एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो. या फिर देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एन का वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से हम लोग कुछ जेड का वैल्यू बना रहे हैं, फिक्स नॉमिनल ऑफ एक्स एंड वाई, और देन जेड को कुछ हम लोग दे रहे हैं और ये हिसाब से हम लोग टेस्ट केस बनाएंगे. देन सेम वे 50 एंड 40 को एक नॉमिनल वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड किया. तो ये देखो ये सेम वे में हम लोग अलग अलग वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट्स एंटर करके चेक करेंगे, है ना. तो कभी हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वाई का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जेड का चेंज कर रहे हैं.
सो उसके हिसाब से मैं नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे ऐड करूंगा कि ओके ये मेरा नॉमिनल वैल्यू रहेगा फॉर दिस रेंज, और उसके बाद में मैं वहां पे चेंजेस लाऊंगा। जैसे स्टार्ट से देखो हम लोग एक्स और वाई का नॉमिनल वैल्यू यहाँ तक वेरीफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स और वाई का वैल्यू सॉरी यहाँ से एक्स और जेड का वैल्यू मैंने चेंज किया, है ना, एंड वाई का वैल्यू रिमेन्स समथिंग डिफरेंट। सो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। Worst case boundary value testing. In worst case boundary value testing, we make all combination of each value for one variable with each value of another variable. जैसे यहाँ पे दिया आपको। अब ये वर्स्ट केस क्यों बोलते हैं? सपोज वी हैव टू वेरिएबल x1 एंड x2 टू टेस्ट। सो मैंने रेंज दिया x1 का 10 to 90 का मेरा x1 का रेंज है, 20 to 70 का मेरा x2 का रेंज है। तो पहले दोनों को मैं मिनिमम रखूंगा, बराबर है। देन दोनों में मैंने क्या किया, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करके टेस्ट किया। देन दोनों का एक नॉमिनल वैल्यू डाला। नॉमिनल वैल्यू मतलब दोनों का मैंने कोई एक ऐसा रेंज, कोई ऐसा वैल्यू डाला जो 100% सक्सेस होना ही है। देन दोनों का मैंने कुछ मैक्सिमम से थोड़ा कुछ कम वैल्यू डाला, और देन मैक्सिमम वैल्यू एंटर किया, और उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। ठीक है। सो आप नॉमिनल वैल्यू मतलब आप समझ लो कि एक एग्जैक्टली हम लोगों का जो एक रेंज के बीच में का कोई एक वैल्यू रहेगा, जहाँ पे आपका इनपुट जो आप डेटा दोगे वो कभी भी फेल नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये नॉमिनल वैल्यू पे तो मेरा आउटपुट या मेरा लॉजिक कभी फेल नहीं होगा। फेल कब होगा? मिनिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, ये दो कंडीशंस के ऊपर ही फेलियर के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आपको टेस्ट भी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही फोकस करना होगा, ये दो के लिए एंड ये दो के लिए। नेक्स्ट वी हैव दैट इज टेस्ट केसेस। सो कितने टेस्ट केस बनेंगे बेस्ड ऑन, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसके दो टेस्ट केस बने, दो इनपुट डाला। देन टेस्ट केस 3 में हम लोगों ने वापस कुछ डेटा चेंज किया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट टेस्ट केस ऐसा कुछ डेटा डाला, सेकंड में ऐसा डाला, थर्ड में ऐसा डाला। तो आप इतने सारे टेस्ट केसेस अगर फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर मुझे टेस्ट केसेस अगर देखने हैं तो ए का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा उतने आपके टोटल टेस्ट केस रहेंगे, अगर हर एक पॉसिबल इनपुट अगर चेक करना है तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो रेंज जो है वो ए का स्क्वायर अगर देखूंगा तो 5 into 5 मतलब 25 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टेस्ट पॉइंट्स इतने रहेंगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, दिस टेस्ट पॉइंट्स आर मिनिमम पॉजिटिव, नॉमिनल, मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम। तो इसके बीच में कि आपको वो 4-5 टेस्ट केस या 6 टेस्ट केस फेच आउट करके उसी के ऊपर वर्क करके चेक करना है। ये सारे हम लोग एक लूप के अगर लिए अगर देखेंगे तो आप सोचो कि हम लोग के एक पूरा जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके अंदर ऐसे और कितने रहेंगे। तो वो सबको अगर हम लोग ये वे में अगर टेस्ट करेंगे तो हम लोग का टेस्टिंग कभी खत्म ही नहीं होना है बड़े सॉफ्टवेयर में तो। ठीक है। सो इसके लिए वी डोंट फॉलो दिस पैटर्न, हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। मिनिमम वैल्यू डालेंगे, मिनिमम से थोड़ा बड़ा वैल्यू डालेंगे, नॉमिनल वैल्यू डालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, मैक्सिमम से थोड़ा छोटा वैल्यू डाल के चेक करेंगे। दैट्स इट। सर देन ये नेक्स्ट तो इज हाँ बोलो। सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसलिए हम लोग ने ए का वैल्यू 5 निकाल लिया। बट इन केस वी हैव सम लाइक डेटा जिसमें नाम या कुछ वैसा रिलेटेड है, तो इन दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन नंबर ऑफ टेस्टिंग पॉइंट्स या नंबर ऑफ दैट ए का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे फिर उस केस में? मेनली अगर आपका जो एरर आएगा वो अगर आपको नाम एंटर करना है, नाम में तो एरर नहीं आएगा ना। जब अगर हम लोग अल्फाबेट से ऐसा कुछ एंटर कर रहे हैं वो टाइम पे एरर नहीं आएगा। एरर कब आएगा, जब अगर जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ टिकट्स है तो या डेट है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरा डेट मैंने बोला है कि ओके आपका बुकिंग जो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मूवी टिकट बुकिंग। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज वी आर ऑन बुक माई शो, लेट्स सपोज। एक सेकेंड। सो यहाँ पे देखो अभी मैंने बुक माई शो ओपन किया, आई जस्ट शेयर। अब बुक माई शो जब मैं ओपन कर रहा हूँ ना, कोई एक मूवी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जिसका मुझे शो रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे मेरे पास मैंने एरिया सिलेक्ट किया सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है वो। अब यहाँ पे है ना
मिनिमम एंड मैक्सिमम आपने देखा, मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, तो मुंबई में अब वो क्या करेगा कि कोई एक मूवी अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कोई एक मूवी, इसमें से ही कोई एक मूवी मैंने सिलेक्ट किया, सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस मूवी, आई हैव सिलेक्टेड दिस मूवी, ठीक है। सो अब उसने सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम में नंबर्स पे हमेशा वर्कआउट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी बुक माई टिकट पे अगर जाऊंगा ये मूवी के लिए, तो वो मुझे क्या बताएगा, सबसे पहले तो मैंने मुंबई सिलेक्ट किया है, तो मुंबई में कौन से लोकेशंस पे ये मूवी है वो बताएगा वो। और अगर मैं मुंबई में, अब देखो ये जो भाईंदर है, मतलब ये मुंबई में नहीं आया, ये थाना रीजन आ गया, लेकिन मेरे मुंबई, मैं जहाँ पे मुंबई मैंने सिलेक्ट किया उससे ये बहुत पास में, इसके लिए बता रहा है। देन उसके आगे जू थाने, ये देखो ये वापस थाना आया। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इज भिवंडी। सो यहाँ पे देखो अब ये अगेन ये भी जो है ये मुंबई का पार्ट नहीं है, बट ये यहाँ पे बता रहा है। सो ये क्या बताएगा, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम से थोड़ा कम, मिनिमम से थोड़ा ज्यादा। सो ये वे में यहाँ पे भी वो बताएगा कि ओके मेरा मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या है, मुंबई है। लेकिन अगर वहां तक अगर मुझे कोई एक मूवी नहीं मिल रहा है, कोई दूसरे शोज अगर अवेलेबल है, तो वो भी मैं बताऊंगा जो मुंबई से बाजू में है। गेटिंग, तो ये अभी जीपीएस लोकेशन मेरे कोऑर्डिनेट्स जो है उसमें प्लस नेगेटिव माइनस कुछ ऐड करके वो बताएगा। तो अगेन वो अल्फाबेट्स पे काम नहीं करेगा, वो आपके जीपीएस लोकेशंस कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे उसमें प्लस माइनस एडिशन होगा। तो कभी भी आप जो अगर कोई आप अल्फाबेटिक वैल्यू दे रहे हो उसके ऊपर मिनिमम मैक्सिमम अप्लाई नहीं होता है। लॉजिक जो अप्लाई होगा वो ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही होगा। गेटिंग, देन नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट थिंग में यहाँ पे सपोज अगर मैं अब मिनिमम मैक्सिमम कैसे वर्कआउट होगा, मैं अभी ये जो मूवी है इसका मैं अगर मुझे एडवांस बुकिंग करना है तो मैं एडवांस बुकिंग कितना कर सकता हूँ। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ओके ये फ्राइडे कोई नया मूवी रिलीज हो सकता है, तो अभी थिएटर को कंफर्म नहीं है कि फ्राइडे के बाद में ये सेम मूवी थिएटर में रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम एडवांस बुकिंग मेरा कहाँ तक का अवेलेबल है, थर्सडे तक का। तो अब सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे डायरेक्टली यहाँ पे 15 या 16 या 20 फरवरी का बुकिंग चाहिए, तो दैट इज द मैक्सिमम। आप अलाउ कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि ओके एवरी फ्राइडे सपोज एक न्यू मूवी आ रहा है, या एवरी फ्राइडे टाइम टेबल हम लोगों का थिएटर का जो है वो चेंज हो रहा है, चाहे वो पीवीआर हो मल्टीप्लेक्स हो जो भी हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका अगर मैं ये फ्राइडे अगर बुक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट फ्राइडे तक का मैं एडवांस बुकिंग कर सकता हूँ क्या, या फ्राइडे से मैं जितने पास में आऊंगा उतना मेरा एडवांस बुकिंग के ऑप्शंस जो है वो कम होते जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है ना। सो यहाँ पे देखो मुझे मैक्सिमम थर्सडे तक का ही दिया है, क्योंकि फ्राइडे से दिस माइट पॉसिबल कि ये चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ये हो गया। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम में आज का बुकिंग कर सकता हूँ, और आज की बुकिंग में भी अभी अगर टाइम हो रहा है हम लोगों का 9:40 9:50 हो रहा है सपोज। तो अभी अगर कोई एक शो है जो 9:50 के पास का है सपोज, देखो सबसे पहले तो ये फिल्टर आउट करके अभी का अगर मॉर्निंग का इतना जल्दी वाला शो रहेगा वो तो बताएगा ही नहीं। चलो मैं कल का देखता हूँ। तो अभी कल में अगर मैं देखता हूँ कोई मॉर्निंग शो है, ये 11 o'clock है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये सेम शो, ओके यहाँ पे भी वो दिखेगा आई थिंक, हाँ देखो ये 11 o'clock शो है। तो ये अब कब तक बुकिंग अलाउ होना चाहिए, गेटिंग। सो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बुकिंग में आप ऑफलाइन टिकट्स भी सेल कर रहे हो, ऑनलाइन भी सेल कर रहे हो। तो अब अगर कोई एक शो अगर चालू होने वाला है नाउ, इट्स लाइक 10:45 या 10:50, तो तब से आप ऑनलाइन बुकिंग अभी यहाँ पे बंद कर दोगे ना, क्योंकि ऑफलाइन में कोई ना कोई आएंगे या हम लोग वहां से कोई ना कोई टिकट सेल कर रहा है। सो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम आप ऑनलाइन बुकिंग कब तक अलाउ करेंगे। अगर 11 का शो है, अगर मैं 11:05 को जा रहा हूँ, तो 11:05 को देन आप लेट अगर जा रहे हो तो आप वहां से टिकट परचेस कर सकते हो, लेकिन वो ऑनलाइन यहाँ से अवेलेबल नहीं होगा। चलो मैं 11 तक भी अगर अलाउ कर रहा हूँ तो 11:01 के बाद में अलाउ नहीं होना चाहिए वो। एक बार शो चालू हो गया तो दिस शुड बी हिडन, गेटिंग। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आज अगर 8th है और मैं अगर प्रीवियस डेट पे दूंगा, सो ये भी वर्कआउट, तो दैट इज निगेटिव पार्ट, कि अगर मैं अभी अगर मैं 11 पे आ रहा हूँ, यहाँ पे 10 o'clock का अगर शो बता रहा है, तो अगर मैं वो बुक कर पा रहा हूँ मतलब दैट समथिंग विच इज रॉन्ग, गेटिंग। क्योंकि यहाँ पे आप AM PM ये दोनों बता रहे
है, लेकिन जो यूजर आएगा उसको पता नहीं है। तो गलती से अगर आपने यहाँ पे 10 AM का शो बताया है, जबकि अभी 10:30 हो रहा है, सो अगर मैं 10 AM का शो अगर बुक कर रहा हूँ, देन मेरा जो मूवी है वो तो आधा निकल गया ना। अब इसमें मिस्टेक मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि अगर वो अभी भी अगर मुझे बुक करने अलाव कर रहा है, मतलब वो मूवी चालू हुआ है नहीं हुआ है। मैंने कैसे यहाँ पे उसको बुक किया, आपने मुझे दिया ऑप्शन, उसके लिए मैंने बुक किया। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं सपोज यहाँ पे बुक कर भी रहा हूँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ सीट्स जो है वो यहाँ पे अलाउड रहेंगे। अब देखो 10 से ज्यादा सीट्स मुझे वो अलाउ भी नहीं कर रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज मैक्सिमम रेंज। सो यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम इतने ही मैं बुक कर पाऊंगा, इसके आगे एक अकाउंट से बुक नहीं होगा। बिकॉज इट माइट पॉसिबल ना कि कोई यहाँ से कोई अच्छा मूवी है उसके सारे टिकट्स बुक करके बाद में वो ब्लैक कर रहा है, जैसे पहले होता था, जो आज के टाइम पे नहीं होता है। या फिर अननेसेसरीली किसी ने सारे टिकट्स, अब देखो कि अगर मुझे और किसी को बुक नहीं करने देना है, तो अब यहाँ पे कॉन्करेंट एक्सेस होता है। कॉन्करेंट एक्सेस मतलब जब अभी मैं यहाँ पे ये 10 टिकट्स अगर बुक कर रहा हूँ, सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई दूसरा भी ये सेम सीट सिलेक्ट करते रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर मैंने सपोज एक साथ 50 टिकट यहाँ पे मैं बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ और ट्रांजेक्शन जल्दी नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, डेटाबेस के ऊपर जो छोटा सा लॉक अप्लाई होता है, आपने डीबीएमएस में पढ़ा रहेगा, वैसा सेम लॉक जो है वो सपोज टेम्पररी यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रहा है। बाद में मैंने ट्रांजेक्शन कैंसिल किया, तो 50 टिकट मैंने भी बुक नहीं किया, और 5 टिकट खरीदने के कोई लिए कोई दूसरा आया था, उसका भी रह गया। So this is how we basically work out on this particular pattern जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। हर किसी पे मैक्सिमम मिनिमम लिमिट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिया है वो ये वे में वर्कआउट होगा, दिस वन। ठीक है, एनी डाउट फॉर दिस, एनीवन, एनी डाउट? समझा सबको? हाँ सर। ओके ठीक है। सो अभी हम लोग के 2-3 मिनट ही बचा है, सो विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक, देन वापस कंटिन्यू करते हैं।